हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के लिए हम लोग दूसरी क्लास में लेकर के आए हैं इन टेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो कि मल्टीपल चॉइस टाइप 2 होगा और इसमें हमको एक से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अब तक हम लोगों ने एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस टाइप 1 देखा था। अब हम लोग इसके आगे जो है मल्टीपल चॉइस टाइप 2 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मैं रामजी सर एक बार फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ दूसरी क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। इन दिस फॉलोइंग क्वेश्चन 2 और मोर देन 2 ऑप्शंस में बी करेक्ट। तो आइए आज का पहला सवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18। The positive value of the standard electrode potential of Cu2 plus Cu indicates that। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोसेस दिया हुआ है रिडक्शन के लिए दिया हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो रिडक्शन के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल यदि ये इंडिकेट करता है, यदि SRP पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर जो है रिडक्शन की क्षमता ज़्यादा है। किससे रिडक्शन की क्षमता ज़्यादा है, कंपेयर किसके करेंगे तो विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिडक्शन की प्रॉपर्टी या टेंडेंसी ज़्यादा है। तो लिखेंगे द रिडॉक्स कपुल, यहाँ पे देखिए द रिडॉक्स कपुल इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द दिस कपुल हाइड्रोजन, या फिर दिस रिडॉक्स कपुल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यदि रिडक्शन की क्षमता ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तीसरे पे देखें, चूँकि इसमें जो है 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो इसको देखना है। कैन कॉपर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, नहीं, कॉपर का जो प्लेस है वो हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यस। So this is second and fourth option is correct into this question number 18। तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है E0 cell of the some half cell reactions are given on the basis of these mark the correct answer। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे इसे A B C 3 इक्वेशन दी गई है और इसमें इक्वेशन नंबर 1 में जो है रिडक्शन रिएक्शन है और यहाँ पे वाटर है। वाटर का जो है यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है सल्फेट का जो है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +6 होगा और यहाँ पे भी है प्लस 4 दूना 8, 2 हटाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे +6 है। तो इस तरीके से इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4 इन विच वी हैव टू जस्ट करेक्ट फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट एंड थर्ड है, यानी इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हाइड्रोजन विल रिड्यूस एट द कैथोड। यस, कैथोड कैसा होता है तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है जिसपे कि हाइड्रोजन जाएगा, H+ साइन जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट द एनोड। सो दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस इनटू दिस क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें दिया है E cell इज इक्वल टू 1.1 volt for the Daniell cell, which of the following expressions are correct description for the state of equilibrium in this cell। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हमको पता है कि E0 जो सेल है इक्विलिब्रियम के लिए जो E सेल का जो डिफिनेशन होता है वो ये फार्मूला होता है वो ये है E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -2.303 NF अपॉन RT लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। तो इस पे यदि आप फार्मूले में रखेंगे तो आपको जो है 2 करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दिस सेकेंड वन दैट इज 2.303 RT/2F log Kc। और यहाँ पे हमको E0 सेल की वैल्यू रखना है तो E0 सेल की वैल्यू दिया है 1.1
और इसमें से जो है थर्ड ऑप्शन में log Kc इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 0.2 है। तो इन दोनों को आप जो है इस वैल्यू को जो है उस फार्मूले में रखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट, और इसमें रखने के बाद यू विल गेट द दीज टू करेक्ट ऑप्शन। आप कॉपी और पेन के साथ जो है चेक करके देख सकते हैं। यू विल गेट द सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट ऑप्शन इनटू दिस वन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 21, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसके आयनों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यस, इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइटों का डिसोसिएशन 100% नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं। तो जितना ज़्यादा आसानी से जो है ईजिली जो है आयन अवेलेबल होंगे उतना ही आसानी से जो है कि कंडक्टिविटी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें आयनों की संख्या ज़्यादा अवेलेबल होगी, और कम है तो आयनों की संख्या कम अवेलेबल होगी। तो आयन, नंबर ऑफ आयन्स आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। थर्ड और फोर्थ में देखते हैं तो पावर ऑफ एसी सोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 21 क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा वो है करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको आप समझ करके चलेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कोलराउस लॉ पे। इस तरीके से आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में भी मिला था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड टाइप में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है वाटर क्या है, एक प्रकार से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डायरेक्टली इसका जो है हम लोग कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। इस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटों के लिए कंडक्टिविटी निकालने के लिए कोलराउस ने जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन दिया, और इसके बेस पे हम देखेंगे कि जो ये इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन में जो भी कंडक्टिविटी का जो ये इक्वेशन है इसमें सभी के सभी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। देखिए HCl है, NaOH है, NaCl है। तो यहाँ पे आप देखेंगे HNO3, NaNO3, NaOH सब जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस प्रकार के सवाल में हमारे पास स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इनमें जो है कि एडिशन करके क्या सब्सट्रैक्ट कर दें कि इसमें जो है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल आ जाए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या H2O है, वाटर है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे यदि हम कैंसिल करना चाहें तो यहाँ Na से Na कैंसिल हो जाएगा और Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा, तो इधर जो बच किया जाएगा H प्लस एंड OH माइनस साइन बच जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास HNO3 और NaNO3 है, यहाँ पे NaOH है, तो ये नाइट्रेट आयन नहीं कटेगा, जबकि नाइट्रेट आयन यहाँ पे वाटर में है ही नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन में देखें तो ये नाइट्रेट आयन इसे काट दिए, ठीक है काट दिए, नाइट्रेट आयन कैंसिल हो गया, Na काट दिए तो यहाँ पे Na कैंसिल हो, तो यहाँ पे H और है, ये थर्ड ऑप्शन बन सकता है। नाइट्रेट काटे Na काट दिए यहाँ से तो Na काट दिए, तो यहाँ से H और OH H2O हो जाएगा, और यहाँ से अमोनियम काट दिए और अमोनियम काट दिए, और Cl काट दिए तो Cl काट दिए, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब थर्ड ऑप्शन में क्यों नहीं है, तो नाइट्रेट और नाइट्रेट Na एंड Na, ठीक है ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, H प्लस आयनाइज करें H प्लस, और यहाँ पे तो नाइट्रेट से नाइट्रेट कटा, Na से यहाँ Na कट गया, तो यहाँ पे बच गया क्या H प्लस एंड OH, तो ये भी हो सकता है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये भाग नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट के अंदर जो है
कॉपर जो है क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर विल डिपॉजिट एट द कैथोड, यस इट विल डिपॉजिट ओवर देयर। कॉपर विल डिपॉजिट एट द एनोड, नहीं एनोड पे नहीं जाएगा क्योंकि एनोड पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए नहीं जाएगा। ऑक्सीजन विल रिलीज एट द एनोड, यस ऑक्सीजन विल रिलीज एट द एनोड, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है जो आपके लिए फिर से, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, सेम क्वेश्चन है 24 इन प्रेजेंट, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर इलेक्ट्रोड, तो दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जबकि क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है यूजिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर विल गेट एट द डिपॉजिट कैथोड एंड कॉपर विल डिजॉल्व एट द एनोड। चूँकि ये कॉपर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो इस पे ऑक्सीडेशन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। यदि ऑक्सीडेशन होता है तो ये डिजॉल्व होगा और रिडक्शन होगा तो इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा, तो इस तरीके से कॉपर विल डिपॉजिट एट द कैथोड एंड एज वेल एज कॉपर विल डिजॉल्व एट द एनोड। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन इट विल बी 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू, तो कंडक्टिविटी का फार्मूला यदि आप निकालते हैं तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कंडक्टिविटी के फार्मूले को एक बार देख लेंगे, रिवाइज करेंगे, 1/r इंटू एल अपॉन ए, दैट इज एल अपॉन ए, इट इज़ कॉल्ड एज द सेल कांस्टेंट। और दूसरा हमारे पास है फार्मूला बनेगा दिस इज जी इज व्हाट, दैट इज द कप्पा आई कह सकते हैं, और ये आपका जो है मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो ये जो है कप्पा यह है जो है इससे जो है कि हमारे पास कंडक्टिविटी, कप्पा यहाँ पे लिखा हुआ कंडक्टिविटी, सो दिस वन इज जस्ट जी, दैट इज कंडक्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस अपॉन आर, तो दिस टू फार्मूला इट विल बी फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ जो है इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए आप जो है अगला फार्मूले क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जी सर, क्योंकि टेम्परेचर यदि घटाएंगे बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का घटेगा बढ़ेगा। यदि आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर जो है कि डिसोसिएशन एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए हमेशा ये कांस्टेंट रहता है, नाम ही है, तो यदि डिस्टेंस घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सेल कांस्टेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन, यस कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, आगे इस सवाल को कर चुके हैं इसके पहले। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। अगला हमारे पास जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द गिवन सेल मैग्नीशियम जो है सिंगल डॉट Mg2 ये सेल रिएक्शन दिया है, तो मैग्नीशियम इज कैथोड, कॉपर इज कैथोड, द सेल रिएक्शन इज दिस वन, या कॉपर इज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैग्नीशियम देखें यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे जो है जो एनोड के लिए रिएक्शन लिखा जाता है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा है कैथोड जो कि होगा नहीं, मैग्नीशियम क्या होगा एनोड के तरीके से, तो ये गलत ऑप्शन। कॉपर इज कैथोड, यस कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कॉपर विल एक्ट एज द कैथोड। दूसरा है द सेल रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, CuPO रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी जो है सब ऑप्शन करेक्ट है। और कॉपर इज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं कॉपर विल नॉट बी यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि यहाँ पे जो है Cu2+ के अंदर रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए Cu2+ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा न कि कॉपर होगा। तो इसका इस क्वेश्चन नंबर 27 का दो करेक्ट ऑप्शन बनता है, सेकेंड एज वेल एज द थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगले टाइप का क्वेश्चन है जो NCERT एग्जाम्पलर में थर्ड टाइप का क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इसको भी हम लोग आज ही के डेट में करेंगे, थोड़ा जल्दी से रिवीजन करेंगे ताकि जो है हमारे जो इस NCERT एग्जाम्पलर और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को एक बार हम लोग बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन देख पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 शॉर्ट में दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट में आंसर देना आपको, एक लाइन वन वर्ड में देना आंसर। कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बी मेजर्ड, क्या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का मेजर किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं। ध्यान रख लीजिए किसी भी कंडीशन में किसी भी इलेक्ट्रोड के एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर नहीं कर पाते हैं।
पूरी साइंस के अंदर, नॉट ओनली हियर इन दिस चैप्टर, पूरी साइंस के अंदर हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो एक कंपैरेटिव प्रोसेस है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इसको आप समझ लेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं मेजर कर पाएंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापने के लिए, मापने के लिए, मेजर के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में हम लोग पोटेंशियल नापते हैं, मेजर करते हैं। यदि निगेटिव है तो एनोड होगा और यदि पॉजिटिव है तो कैथोड होगा विथ रेस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन हो जाए, अरे करेक्ट आंसर होगा नो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, कैन E0 सेल और डेल्टा जो है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन बी एवर बी इक्वल और जीरो। क्या कभी ये इक्वल या जीरो हो सकती है? तो कभी इक्वल और जीरो नहीं हो सकती। किसी भी सेल के लिए जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और जो ईएमएफ है सेल का, ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा? जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। और यदि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होती है तो सेल काम करना बंद कर देगा और उस केस में हम उसको सेल तो कह ही नहीं सकते। तो जब तक सेल काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक सेल काम कर रहा है तब तक वो उसकी E0 सेल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल और उसकी जो चेंज इन गिव्स एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर व्हाट कंडीशन ई सेल जीरो और देखिए आ गया व्हेन द सेल रिएक्शन रीचेज एट द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 फिर से एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि का जो है ई सेल और चेंज इन गिव्स एनर्जी जीरो हो सकती है, कभी जीरो नहीं होगी। यदि जीरो होती है तो सेल इक्विलिब्रियम पे अचीव कर लेगा और उस केस में सेल एनर्जी देना बंद कर देगा। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द एक्सप्रेशन E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का दिया है। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है? तो ये रिडक्शन है, माइनस साइन दिया है। इसका मतलब क्या है? यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है। इट मीन दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड विल be connected to SHE, तो जिंक will get oxidized and H+ will get reduced। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, an aqueous copper sulfate solution and silver nitrate are electrolyte by 1 ampere current for the 10 minutes in a separate electrolytic cell. Will the mass of the copper and silver deposited on the electrode be same or different? Very good question, very excellent question। इसमें पूछ रहा है कि यदि कॉपर और जो है सिल्वर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में रख दिया जाए और दोनों ही केस में 1 एम्पियर की करंट 10 मिनट के लिए फ्लो कराई जाए, तो क्या दोनों के सेल के अंदर जो है मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? करेक्ट आंसर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर और कॉपर के जो मास है, इक्विवेलेंट जो मास है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास अलग अलग होने की वजह से अलग अलग डिपॉजिट होगा मास इन केस ऑफ द बोथ सेल। क्वेश्चन नंबर 33 है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द सेल रिएक्शन इज दिस वन। तो इस सेल रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से जो है डिपिक्ट करेंगे कि पहले जो है एनोड को लिखा जाता है डबल स्लैश लाइन। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है डबल स्लैश लाइन है, तो डबल स्लैश लाइन के पहले एनोड लिखा जाता है। एनोड के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद डबल स्लैश लाइन के बाद रिडक्शन की प्रोसेस होती है जो कैथोड लिखा जाता है। तो देखिए Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कभी भी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो है सिंगल वर्टिकल और डबल वर्टिकल लाइन से अलग किया जाता है। डबल वर्टिकल लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है वो एनोड को लिखा जाता है
डबल वर्टिकल लाइन के जो राइट हैंड साइड में है वो जो है कैथोड को लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करने के लिए सिंगल वर्टिकल लाइन यूज की जाती है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि सिल्वर आयन के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, value of standard electrode potential for the oxidation of chloride ion is more positive than that of the water. Even then, in the electrolysis of the aqueous sodium chloride, why is chloride oxidized at the anode instead of the water? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप वेरी जो है इम्पॉर्टेंट बनाएंगे, वीवीआईपी बनाएंगे। और यहाँ पे इसलिए वजह है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए, वाटर के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोराइड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की कम ज़रूरत होती है, और इसलिए क्लोराइड जो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लिखा हुआ अंडर द कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एट द एनोड रिक्वायर ओवर पोटेंशियल। इस वर्ड को, ओवर पोटेंशियल वर्ड को आप जो है कि अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे, दिमाग में बना लेंगे माय डियर स्टूडेंट, कि वाटर का ओवर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू द क्लोराइड आयन। इसलिए क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्लोरीन गैस का रिलीज कर देता है। इस तरीके से ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, इस तरीके के सवाल शायद न आए, लेकिन फिर भी हम लोग जान लें। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हर एक कोई केमिस्ट्री पढ़ने वाला इस क्वेश्चन के आंसर को जानता होगा, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके बोर्ड में आएगा, ध्यान से इसको समझेंगे। ऊपर वाले में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, जबकि नीचे फिगर में दिया हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाला जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसके अंदर साल्ट ब्रिल लगा हुआ है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का अलग अलग एपरेटस है। तो ऊपर वाला जो है डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, नीचे आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल लगाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल के अंदर जो जिंक प्लेट होती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस इलेक्ट्रोड ए को निगेटिव कर देगा। और इसी तरीके से ये पर्टिकुलर जो है डेनियल सेल का जो कॉपर इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। चूँकि इसका कनेक्शन इस बी इलेक्ट्रोड से है, इसलिए बी इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस सवाल में क्या पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कपुल्ड टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल से जोड़ा गया है और पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड ए एंड बी। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है कि ये जो जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज होती है तो ए इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा, और कॉपर रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती है तो बी इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर करेक्टली आप कर सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 फिगर वाला है और ऐसा सवाल आने की संभावना बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है ए विल बी नेगेटिव पोलरिटी एंड बी विल हैव द पॉजिटिव पोलरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, why is alternating current used for measuring the resistance of an electrolytic solution। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल है ये, कि पूछ रहा है कि जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का रेसिस्टेंस निकालते हैं तो उस केस में हम एसी क्यों यूज करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो यदि डीसी यूज कर दिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस डीसी जो है, डायरेक्ट करंट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को कराती है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को प्रिवेंट करती है, रोकती है, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर आयनों के कंसंट्रेशन को मेजर कर पाएँ, जिससे कि हम उसके जो है एग्जैक्ट या जेन्यून रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के रेसिस्टेंस को डिटरमाइन कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में आंसर आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट, अल्टरनेटिव करंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइसिस सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड नाइस क्वेश्चन फॉर दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के पास, जो कि एनसीईआरटी में कई बार ये बोर्ड में सवाल आ चुका है, बार बार आया हुआ है। इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे। अ गैल्वेनिक सेल हैज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट।
if an opposite potential of 1.1 volt is applied to this cell, what will be happen to the cell reaction and current flowing through the cell। यानी एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग 1.1 वोल्ट लगा दिए, जो सेल का ईएमएफ है इटसेल्फ एक 1.1 वोल्ट है, तो क्या होगा, करंट बहेगी? नहीं सर, करंट विल नॉट बी फ्लो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी फ्लो, इलेक्ट्रॉन का कोई भी फ्लो नहीं होगा, करंट का कोई भी फ्लो नहीं होगा, और कोई भी केमिकल रिएक्शन इस इलेक्ट्रोलिटिक या इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर परफॉर्म नहीं होगी। सो नो फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, हाउ विल द पीएच ऑफ ब्राइन एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl बी अफेक्टेड व्हेन इट्स इलेक्ट्रोलाइज्ड। ब्राइन क्या होता है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl होता है, जिसमें कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है रेस्पेक्टिवली अनदर इलेक्ट्रोड से, अलग अलग इलेक्ट्रोड से रिमूव हो जाती है, और उस सोल्यूशन के अंदर NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा रह जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से pH ऑफ द सोल्यूशन विल इंक्रीज, क्योंकि बेस का जब बेसिक सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन का pH क्या होता है? बढ़ने लगता है। द pH ऑफ द सोल्यूशन विल राइज एट द NaOH इज फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, अनलाइक ड्राई सेल द मरकरी सेल हैज द कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट सी यूजफुल लाइफ एंड वाई। पूछ रहा है कि अदर ड्राई सेल के अपेक्षा जो मरकरी सेल के अंदर जो हमेशा ये मरकरी सेल कांस्टेंट पोटेंशियल को सप्लाई करता है जब तक इसको हम लोग अपने यूज में लाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। देखिए बार बार जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मरकरी सेल से रिलेटेड है, कई बार आया हुआ है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट बनाएंगे। आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ द मरकरी सेल। मरकरी सेल के अंदर आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं मरकरी के, तो इसलिए जो है हमेशा इसका कंजप्शन, इसके कंसंट्रेशन के घटने और बढ़ने का कोई चांस नहीं है, और पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट A एंड B डाइल्यूटेड, दो इलेक्ट्रोलाइट हैं A और B को डाइल्यूट किया गया। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B इंक्रीजेज 1.5 टाइम्स while that of A increases 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? Justify your answer. ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे और समझेंगे। क्या है इलेक्ट्रोलाइट B? देखिए इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट A एंड B, A और B को जो है क्या किया गया? डाइल्यूट किया गया। जब डाइल्यूट किया गया तो B की जो कंडक्टिविटी है 1.5 टाइम्स इंक्रीज करती है, जबकि A की कंडक्टिविटी 25 टाइम्स इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि जो इलेक्ट्रोलाइट A है वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइटों का डाइल्यूशन करने से उसका जो है कि कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट B क्या है? स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कंसंट्रेशन पे जो है कि आयनाइज होने की क्षमता रखता है, बस हमने उसको डाइल्यूट किया तो उन आयनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, और जब आयनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ, तो कंडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन उतना हिसाब से नहीं बढ़ी जितना हिसाब से वीक इलेक्ट्रोलाइटों के डाइल्यूशन करने से होती है। तो इसका देखिए करेक्ट प्रिसाइज आंसर क्या लिखा है? इलेक्ट्रोलाइट B इज स्ट्रांग as on the dilution the number of ions remains the same, only interionic attraction decreases, therefore increase in a very smaller molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पे यदि बढ़ रही है, इसका मतलब वो किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है? तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर का मतलब कि वाटर के अंदर हमने डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया, इज इलेक्ट्रोलाइट विल द pH ऑफ द सोल्यूशन विल अफेक्टेड और नॉट? तो इसका आंसर होगा कि pH ऑफ सोल्यूशन विल नॉट बी अफेक्ट, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में जो हाइड्रोजन आयन जितना प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीडेशन के द्वारा एनोड पे, उतना ही कैथोड पे जो है रिडक्शन के द्वारा वो हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। तो ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयनों की संख्या बराबर रहेगी, और इसलिए pH विल नॉट बी अफेक्टेड, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट।
अगला हमारे पास सवाल है 43, इन एन एक्वस सोल्यूशन हाउ डज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंजेज विद द डाइल्यूशन ऑफ वाटर। तो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो इट विल जस्ट डिक्रीज बाय द डाइल्यूशन ऑफ द वाटर। क्वेश्चन नंबर 44, विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अदर। तो इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एवरीबडी नोज दैट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE इज यूजिंग फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर अ सेल गिवन बिलो। एक सेल दिया हुआ है, राइट द रिएक्शन दैट अकर एट द एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रही है, क्लोराइड में बदले। तो कॉपर इज एज एनोड एंड इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्लोरीन विल एक्ट एज द कैथोड बाई इट इज गेटिंग द रिड्यूस। तो इस सबको पता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन इन द डेनियल सेल। How will E cell be affected when concentration of zinc ion is increased? Again it is very important question. तो नर्स्ट इक्वेशन लिखना है आपके लिए। तो नर्स्ट इक्वेशन इस डेनियल सेल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन कितना है, तो NF लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, सबको पता है। और यदि ई सेल जिंक आयनों का कंसंट्रेशन यदि बढ़ता है तो ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा, घटेगा। और ई सेल घटेगा यानी जिंक आयनों का कंसंट्रेशन यदि बढ़ता है तो ई सेल क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जिंक आयन जो है बढ़ गया तो उसमें जो है संख्या उसकी बढ़ गई, यानी जिंक एटमों की संख्या इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे जो टेंडेंसी नहीं कहें, लूज करने का जो अमाउंट है जिंक एटम धीरे धीरे कम होता जाएगा और इस तरीके से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट द एडवांटेजेस डू द फ्यूल सेल हैव ओवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी पे। तो पहले तो देख लें प्राइमरी बैटरी क्या होती है, जिसको कि हम रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है, जिसको कि हम अगेन एंड अगेन जो है इनपुट दे करके उसको रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ही फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है, तो देखिए फ्यूल सेल को हम लोग जल्दी से जो है कि रिचार्ज भी कर सकते हैं और ये कैरिएबल भी है, इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी बैटरी कंटेन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड डिस्चार्ज व्हेन रिएक्टेंट हैव बीन कंज्यूम्ड। सेकेंडरी बैटरी कैन बी रिचार्ज बट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिचार्ज, लेकिन फ्यूल सेल runs continuously as long as the reactant are supplied to it and provide removed continuously, products are removed continuously। इसका मतलब क्या है कि फ्यूल सेल को हम आसानी से जल्दी से चार्ज भी कर सकते हैं और उसके अंदर इनपुट भी हम जो है अप्लाई करके कॉन्टिन्यूसली उससे जो है लगातार हम जो है कि फ्यूल सेल से एनर्जी ले सकते हैं। तो दिस वन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूल सेल का क्या एडवांटेज है, इस तरीके से सवाल आ सकता है हम लोगों से बोर्ड के एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, राइट द सेल रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी व्हेन इट इज डिस्चार्ज एंड हाउ डज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज व्हेन द बैटरी इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, सब लोग अपना जो है डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन जो है कि बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेगी, वाई, बिकॉज वाटर इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के अंदर देखिए ये जो वाटर फॉर्म हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम होने लगेगी एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम एट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगी और वाटर बनेगा, जिसकी वजह से यही कारण है कि हमको बैटरी के अंदर समय समय पे एसिड डालना पड़ता है, बैटरी वाला पानी ऐड करना पड़ता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 49, वाई ऑन डाइल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इंक्रीजेज ड्रेस्टिकली वाइल दैट ऑफ इंक्रीजेज ग्रेजुअली। तो यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ये साल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो
इसमें ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन का इफेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत खतरनाक लेवल पे होगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन का इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइटों पे पड़ता है। तो इन केस ऑफ एस्टिक एसिड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज ऑन द डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्वेश्चन अरे आंसर बन गया इसके लिए, यहाँ पे दे दिया गया। इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस रिमेन द सेम बट द इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेज, जिसकी वजह से आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाती है और थोड़ा बहुत जो है कि इंक्रीज करती है क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मैचिंग द टाइप ऑफ सवाल को करेंगे। और आज हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको जो है एंजॉय किए होंगे। और इस सवालों को वीडियो को पॉज कर करके आप जो है एक्सप्लेनेशन अपने आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।